नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर 7 दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मेरा नाम है दीपक और मैं आप सभी के सामने यह चैप्टर रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। बेसिकली इस चैप्टर में बेटा हम देखने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब हमारे बॉडी को कौन तो कंट्रोल कर रहा है और वो कौन है जो कंट्रोल कर रहा है, उसके बारे में अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ये सपोर्टिंग मटेरियल है। एनसीईआरटी मैंने अलग से डिस्कशन की हुई है, पहले एनसीईआरटी देखो उसके बाद सपोर्टिंग मटेरियल देखो। हाँ, हालांकि एनसीईआरटी मैंने अपलोड नहीं की है, वो धीरे धीरे अपलोड हो जा रही है, तो आप उसका टेंशन मत लो। तो पहले आप एनसीईआरटी देखो, फिर उसके बाद ये सपोर्टिंग मटेरियल देखो। सपोर्टिंग मटेरियल क्या है बेटा? एक शॉर्ट नोट का काम करती है जो कि आपको चीज़ें क्विक रिवीजन में आसानी कर देती है। तो सबसे पहले आ जाते हैं, हम देखते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। आपने देखा होगा जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे मान लो आपके हाथ में मैंने पिन चुभाई, तुम तुरंत पिन हाथ पीछे खींच लेते हो। क्यों ऐसा? कुछ तो होता है ना। अब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी उनके सराउंडिंग में चेंज हो रहा होता है, एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा होता है, तुरंत उसका रिस्पॉन्ड देते हैं। कैसे देते हैं? क्योंकि कोई तो है जो कंट्रोल कर रहा है ना। इसके लिए तो ऐसा हो रहा है, अदरवाइज क्यों होता है ऐसा? द चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड। अब जो एनवायरनमेंट में चेंज हुआ जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म ने रिस्पॉन्ड किया, उसको हम बोलते हैं स्टिमुलाई। जैसे लाइट की वजह से आपकी आंखों में तुरंत लाइट लगी, आप आंखें तुरंत बंद कर लेते हो, तो तुरंत आपने रिस्पॉन्ड दिया, उसको भी हम बोलेंगे स्टिमुलाई। जैसे आपने तवे पे हाथ रखा और तुरंत आपने हाथ पीछे खींच लिया, क्यों? क्योंकि कुछ तो रिस्पॉन्ड हुआ, कुछ तो चेंज था जो कि आपके फिंगर के टेम्परेचर से और वहाँ के टेम्परेचर में डिफरेंट था, तभी तो आपने चेंज किया। तो उसको हम बोलेंगे क्विक रिस्पॉन्स जो दे रहे हो ना आप, उसे ही हम बोलते हैं क्या? स्टिमुलाई। जैसे कोल्ड, और आप जैसे ठंडी लगती है आपके दांत कांपने लग जाते हैं, और साउंड आती है आप कान बंद कर लेते हो, स्मेल आती है अलग अलग तरीके की तो नाक बंद कर लेते हो, टच करते हो तो तुरंत आपको पता चल जाता है कि शरीर के कौन से हिस्से में उसने टच किया, तुरंत आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाती है। तो उसी को हम बोलते हैं क्या? स्टिमुलाई। बोथ प्लांट एंड एनिमल रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। प्लांट भी और एनिमल भी देखोगे तो वो स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन उनका डिफरेंट मैनर होता है, तरीका उनका अलग होता है रिस्पॉन्ड करने का। तो हम देखेंगे सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में, मतलब एनिमल्स में हम भी आ जाते हैं, ह्यूमन बीइंग भी आ जाते हैं, उसमें देखेंगे कैसे होता है उनका। तो इट इज़ ब्रॉट अबाउट इन ऑल एनिमल विद द हेल्प ऑफ टू मेन सिस्टम। दो मेन सिस्टम होते हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। तो हम नर्वस सिस्टम को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अब नर्वस सिस्टम में क्या होता है बेटा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय द नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू होता है? नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम, सॉरी टिश्यू, एक्सट्रीमली सॉरी। देखो, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है ना हमारी बॉडी में, वो नर्वस टिश्यू के थ्रू या तो मस्कुलर टिश्यू के थ्रू होता है। अब वो कैसे होता है उसको भी हम अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। नर्वस टिश्यू किसके बने होते हैं? ये नर्व सेल के बने होते हैं। एक नेटवर्क होता है नर्वस टिश्यू का, उस जो नेटवर्क जो मिल के बनाते हैं ना, उसे ही हम बोलते हैं नर्व सेल, या फिर हम उसे बोल सकते हैं न्यूरॉन्स। एंड स्पेशलाइज्ड फॉर द कंडक्टिंग इन्फॉर्मेशन। ये जितने भी नर्व सेल्स होते हैं ना, ये स्पेशलाइज्ड होते हैं अलग अलग चीज़ों को टच करने में। अब देखो, कोई आपको हाथ लगाएगा तो आप इतनी ज़ोर से रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, लेकिन आपको कोई गर्म चीज़ें लगा देगा तुरंत आप बड़ी तेज़ी से रिस्पॉन्ड करोगे। तो ये क्या होते हैं? सेल अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड होते हैं, है ना। इनमें जैसे आप कोई चीज़ छूते हो तो आपके अंदर क्या होता है? एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती है, तो फिर वो वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट, एंड धीरे धीरे करके आपके कंट्रोलिंग सिस्टम पे जाके आपको क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो नर्वस टिश्यू के बारे में आपने अच्छी तरीके से समझा। अब हमारी बॉडी में जान लेते हैं कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। वो रिसेप्टर्स जाना बहुत तेज़ी से, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक शॉर्ट नोट्स है, एनसीईआरटी में डिटेल से इसको मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो आप एनसीईआरटी भी देख सकते हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ये एक आर स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स। ये स्पेशलाइज्ड टिप्स होते हैं कुछ नर्व सेल्स के, दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ये क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन को इन्वायरमेंट से डिटेक्ट करते हैं। दीज रिसेप्टर आर लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन। हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, तो 5 रिसेप्टर भी होंगे। तो हम उन सभी रिसेप्टर के बारे में अच्छी तरीके से जानेंगे। सबसे पहला हमारा रिसेप्टर है ईयर। जो हमारा सेंस ऑर्गन है ईयर, उसको हम बोलते हैं फोनो रिसेप्टर, जो हमारे सुनने के काम आता है। और हमारी बैलेंस ऑफ द बॉडी,
इसको क्या करता है, मेंटेन करता है कि हम ज़्यादा सुन ना सके, ज़्यादा ज़ोर से कोई चिल्लाए तो हम कान बंद कर ले, ये सारी चीज़ें हमारे साथ होती है। फिर दूसरा होता है हमारा आइस, जो सेंस ऑर्गन है वो आइस, उसको हम बोलते हैं फोटो रिसेप्टर। देखने के काम आता है, जैसे आप ज़्यादा लाइट जलती है तुरंत आंखें बंद कर लेते हो, तो ये भी क्या करता है, आपके आंखों के टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। और स्किन को हम बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर। आप कोई भी चीज़ जो होती है, थिंग्स होती हैं, उनको टच करते हो, वो हीट हो कोल्ड हो, आपको टच करके तुरंत पता चल जाता है। चौथा सेंस ऑर्गन है हमारा नोज, दैट इज़ अ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर मतलब आप कोई भी चीज़ सूंघ के, स्मेल करके चीज़ें डिटेक्ट कर सकते हो। जैसे आपके बाजू में कोई पनीर बना रहा है तो उसकी स्मेल से आपको पता चल जाता है कि हाँ आज यहाँ पे पनीर बन रही है, चिकन बन रहा है, या कुछ भी बन रहा है, आपको तुरंत पता चल जाता है, क्योंकि आप स्मेल से चीज़ों को डिटेक्ट कर सकते हो। और तीसरा होता है आपका सेंस ऑर्गन, दैट इज़ अ टंग। अब टंग को हम बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर मतलब जैसे आपने कुछ खाया, आपको पता चल जाएगा हाँ इसमें खट्टा है, इसमें मीठा है, इसमें कड़वा है, ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चलती है, आपको टंग से पता चलती है। तो वो कौन सा रिसेप्टर होता है, गस्टेटरी रिसेप्टर होता है, जिसे हम बोलते हैं टेस्ट डिटेक्शन के लिए हमारे काम आता है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे न्यूरॉन्स के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में। तो इट इज़ अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। आपके न्यूरॉन्स, जो भी आपके न्यूरॉन्स हैं वो क्या है, ये एक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका ये बनाया हुआ है, एक बहुत ही अच्छा डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है, अब 10th में भी आप पढ़ रहे हैं। अब ये एक नर्वस सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है। नर्वस सिस्टम में बेसिकली क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है, ये सेल बॉडी, ये अंदर वाला हिस्सा जो है ना सेल बॉडी, और ये जो एकदम बीच वाला काला वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और ये जो उड़ रहे हैं ना पतले पतले से, इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, है ना। और ये जो जॉइंट है ये दिख रहा है ना, ये एक्सोन है, और ये आपका क्या है, नर्व एंडिंग। तो ये आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ये सारे क्या है, एक्सोन्स हैं आपके। तो ये यहाँ ये सारे क्या है, एक्सोन्स हैं। तो आपको पता चल गया सेल बॉडी कहाँ पे है, डेंड्राइट्स कहाँ पे है, न्यूक्लियस कहाँ पे है, एक्सोन कहाँ पे है, नर्व एंडिंग कहाँ पे है, ये इतना आपको पता चल गया। अब इसको हम थोड़ा और डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। अब पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स, जैसे मैंने बताया पार्ट्स में आपने डेंड्राइट देखा, ये क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं। और फिर दूसरे में क्या होता है, सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड हुई है ना, उसको क्या करते हैं, ये ट्रैवल एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में, उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करके वो ट्रैवल करते हैं। और एक्सोन क्या होते हैं, ये लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी, ये एक लॉन्गेस्ट फाइबर होते हैं आपकी सेल बॉडी, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई सेल बॉडी क्या होती है। बॉडी इज कॉल्ड एक्सोन, ये लॉन्गेस्ट फाइबर है जिसको हम सेल बॉडी में देखते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोन। ये क्या करता है, आपके इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जो भी जनरेट हुए हैं ना सेल बॉडी में, उसको ट्रांसफ़र करता है आपके सेल बॉडी टू द डेंड्राइट के थ्रू फिर वो नेक्स्ट न्यूरॉन में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब आपने डेंड्राइट से क्या इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करी, और सेल बॉडी में क्या हुआ, उस इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट किया। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस से एक्सोन में वो क्या इन्फॉर्मेशन ट्रैवल हुई, मतलब इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में, और उसके बाद वो क्या आ गई आपके नर्व एंडिंग में, नर्व एंडिंग से दूसरे डेंड्राइट में जाके इन्फॉर्मेशन जारी है, मतलब दूसरे न्यूरॉन्स में। ऐसे करके आपकी ये साइकिल चलती है और लंबी एक चेन कवर होती है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम हमारा। तो क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये आपको पता होना चाहिए। साइनेप्स क्या होता है, जैसे मैंने बताया आपका डेंड्रोइड से इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड हुई, उसके बाद सेल बॉडी में गई, सेल बॉडी में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट हुई, फिर उसके बाद नर्व एंडिंग में गई, एक्सोन के थ्रू नर्व एंडिंग में गई, नर्व एंडिंग से अब दूसरे डेंड्राइड्स में जब इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड होती है ना, अब इनके बीच में जो गैप होता है ना, देखो अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में कुछ गैप है, तो इसको हम बोलते हैं साइनेप्स। आया समझ में। अब जो गैप होता है ये ऐसे थोड़ी ना खाली गैप होता है, इनके अंदर कुछ लिक्विड होता है जिसे हम तो बोलते हैं साइनेप्टिक लिक्विड। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब साइनेप्स हम देख लेते हैं, इसको भी रीड कर लेते हैं ढंग से। साइनेप्स क्या होता है बेटा, इट इज़ अ गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग एंड वन न्यूरॉन और एंड डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन्स। मतलब एक न्यूरॉन का नर्व एंडिंग और अदर न्यूरॉन का डेंड्राइट्स के बीच में जो गैप होता है ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं,
आपका साइनेप्स, ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल सिग्नल। अब इसी के बीच में क्या हो जाता है, आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, केमिकल सिग्नल में, फॉर द ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। इससे क्या होता है, आगे आपका ट्रांसमिशन होता रहता है। तो ये आपने अच्छी तरीके से हमारे नर्वस सिस्टम को समझ लिया। अब हम समझने की कोशिश करेंगे रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है बेटा, ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, एक क्विक एक्शन, सडनली एक्शन जो आपने लिया, इमीडिएटली जो रिस्पॉन्स किया आपने, किसको, स्टिमुलाइज को। स्टिमुलाइज मैंने बताया आपको, जैसे आपने कोई हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया और टच करते ही आपने तुरंत एक्शन लिया, तो रिस्पॉन्स किया, तो दैट इज अ स्टिमुलाई, है ना, उसी को आप क्या बोलते हो, रिफ्लेक्स एक्शन। अब एक रिफ्लेक्स आर्क होता है, रिफ्लेक्स आर्क कुछ नहीं है बेटा, जो आप रिफ्लेक्स एक्शन को फॉलो कर रहे हो ना, जो पाथवे, उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। वो कैसे होता है रिफ्लेक्स एक्शन, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट को टच किया, टच करते ही वो गर्म था या ठंडा, तुरंत आपको पता चलेगा, आपके सेंस ऑर्गन के थ्रू वो पता चलेगा, जिसे हम रिसेप्टर ऑर्गन बोलते हैं, जैसे थर्मो रिसेप्टर, उसके थ्रू मैसेज पास होगा। वो कहाँ पे जाएगा, मैसेज स्पाइनल कोड में जाएगा, स्पाइनल कोड से आपका जाएगा इफेक्टर ऑर्गन्स में, जैसे मसल्स वगैरह में। अब मसल से तुरंत क्या होगा, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, आप तुरंत ही क्या कर लोगे, हाथ को हटा लोगे। तो बड़ी तेज़ी से प्रोसेस आपकी बॉडी में हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई है। अब रिस्पॉन्स 3 टाइप के हो सकते हैं, वॉलंटरी रिस्पॉन्स, इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स एंड रिफ्लेक्स एक्शन। वॉलंटरी रिस्पॉन्स क्या होता है, जो आपके ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है, जो फोर ब्रेन आपका कंट्रोल करता है। जैसे आप अपने मन से बोल रहे हो, आप चाहो तो रुक भी सकते हो, लिख रहे हो, आप चाहो तो लिखते लिखते रुक सकते हो, सोच समझ के जो एक्शन हो रहे हैं ना, उसको हम बोलते हैं वॉलंटरी एक्शन। और इनवॉलंटरी एक्शन क्या होता है कि ये एक्शन हो तो रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है, ऑटोमेटिक ही हो रहे हैं, है ना। ये कौन कंट्रोल करता है, हिंड ब्रेन कंट्रोल करता है। जैसे हार्ट बीट आपकी तुरंत ये चल रही है, चलती रह रही है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो नहीं। वोमिटिंग, रेस्पिरेशन, ये सारी चीज़ें क्या है, चल रही है, ये आपके हाथ में नहीं है। और जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, ये स्पाइनल कोड के थ्रू कंट्रोल होता है। विड्रॉवल ऑफ हैंड और टचिंग, ये तुरंत फास्ट एक्शन हो रहे हैं ना, ये स्पाइनल कोड के थ्रू हो रहा है, ये मिड ब्रेन के थ्रू हो रहा है इनवॉलेंट्री, और वॉलेंट्री क्या हो रहा है, आपके फोर ब्रेन के थ्रू हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की ज़रूरत क्यों है भाई हमें, है ना, क्यों ज़रूरत है। तो इन सम सिचुएशन सच अ टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, अब कभी हॉट ऑब्जेक्ट आप टच कर लेते हैं, या पिन आपको पिंच कर दी किसी ने, है ना, वी नीड टू एक्ट क्विकली। अगर हम तुरंत एक्ट नहीं करेंगे तो हमारा हाथ तो जल जाएगा, हमारे हाथ में सुई तो पूरी पूरी घुस जाएगी। तो इसके लिए होगा, हमें बहुत हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हमें रिफ्लेक्स एक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हियर रिस्पॉन्स इज जनरेटेड फ्रॉम द स्पाइनल कोड इंस्टेड ऑफ द ब्रेन। अब यहाँ पे जो एक्शन है ना, जो रिफ्लेक्स एक्शन है, ये स्पाइनल कोड से हो रहा है, ये क्विक हो रहा है, ये तुरंत हो रहा है, ऑटोमेटिक, ब्रेन से कंट्रोल नहीं हो रहा है। ब्रेन से कंट्रोल होगा तो आप सोचोगे उठाऊं कि ना उठाऊं, ये क्या होता है, वॉलेंट्री हो जाता है। तो यहाँ पे ये सारे एक्शन कौन कंट्रोल कर रहा होता है, आपके स्पाइनल कोड। ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई बेटा। अब हम आ जाते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम 2 टाइप के होते हैं, एक होता है CNS, एक होता है PNS। CNS को हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और PNS को हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS में आपका ब्रेन आता है और स्पाइनल कोड काम करता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, क्रेनियल नर्व अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन, और स्पाइनल नर्व्स अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कोड। यहाँ पे क्या होता है, जो क्रेनियल नर्व्स होती है ना, ये ब्रेन से उठती है, और स्पाइनल नर्व्स, यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो आती है वो कहाँ से आती है, स्पाइनल कोड से। तो हम थोड़ा और डिटेल से NCERT में, हालांकि मैंने अच्छी तरीके से डिटेल किया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे भी थोड़ा डिटेल से इसको जानने की कोशिश करेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। अब ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है बेटा, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो, ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है मेनली, एक फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब आगे वाला माथा वाला हिस्सा, और मिड ब्रेन मतलब आपके ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे आप चुनाई वगैरह रखते हो। हिंड ब्रेन मतलब पीछे वाला हिस्सा, जो नाना पाटेकर बोलता है पीछे नहीं मारने का, है ना, यहाँ पे छोटा दिमाग होता है, वो वाले हिस्से को।
तो हम ये 3 इससे आपको ध्यान में रखना है। अब फोर ब्रेन का काम क्या होता है उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन, है ना, ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन है। इट कंसिस्ट ऑफ द सेरेब्रम, इसके अंदर क्या होता है, सेरेब्रम होता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है वो भी हम जान लेते हैं। ये थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, आपका दिमाग कैसे सोचता है उस पर काम करता है। दूसरा कंट्रोल एंड वॉलेंट्री एक्शन, आपके वॉलेंट्री एक्शन जो होते हैं उसको कंट्रोल करता है। इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, एक्चुअली में मेमोरी का काम भी करता है। तो रिसीव सेंसेसरी इम्पल्सेस, ये क्या करता है, सेंसरी इम्पल्सेस को रिसीव करता है फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटेड इट। सारे सेंसरीज जो क्या बोलते हैं इम्पल्सेस होते हैं ना, उनको सारा क्या करता है, इकट्ठा करता है ना एक, और फिर उसके ऊपर डिसीजन लेता है। सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर, ये हंगर से भी ये क्या करता है, एसोसिएटेड करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपकी, ये फोर ब्रेन का काम होता है। तो आपसे कोई पूछे फोर ब्रेन क्या क्या करता है तो आप सिंपल बोल सकते हैं मेमोरी है, स्पेशलाइज्ड ब्रेन है हमारा, है ना, स्पेशल पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब हेड, सॉरी। अब मिड ब्रेन देखोगे आप तो कंट्रोल, ये क्या करता है, इनवॉल्ट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। जैसे चेंज इन पीपल आइज ऑटोमेटिक बड़ी हो रही होती है, छोटी हो रही होती है ना, और फिर उसके बाद हार्ट बीट आपकी, रेस्पिरेशन आपका, ये सारा क्या है, इनवॉलेंट्री है, ऑटोमेटिक चल रहा है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक, जो रिफ्लेक्स मूवमेंट हो रहा है हेड का, नेक का, ट्रंक का, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो। अब हम आ जाते हैं हिंड ब्रेन के बारे में। हिंड ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, सेरेबेलम, मोडुला और पोन्स। सेरेबेलम को जान लेते हैं हम, ये कंट्रोल करता है क्या, आपके बॉडी के पोस्चर को और बैलेंस करता है उसे, और प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री जो एक्शन किया उसमें प्रिसीजन लाने की कोशिश करता है। पिकिंग पेन को किस तरीके से उठाना, ये सारी चीज़ें इसमें क्या करता है, ये प्रिसीजन लाता है। और फिर उसके बाद मोडुला क्या करता है, कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन। मोडुला क्या करता है, ये इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वोमिटिंग, इन सब चीज़ों को कौन कंट्रोल कर रहा है, मोडुला। और पोन्स क्या करता है आपका, एक इनवॉलेंट्री एक्शन, रेगुलेट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये आपका पोन्स जो है ये क्या करता है, आपका इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, जो कि आपकी रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन हो रही होती है। अब ये देखो, ये आपको दिखाया हुआ, ये सेरेबेलम है, ये स्कल है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मिड ब्रेन है, फोर ब्रेन है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, हिंड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, सेरेबेलम, ये आपका हिस्सा है ना हिंड ब्रेन वाला, और ये मिड ब्रेन वाला हिस्सा है, और ये फोर ब्रेन वाला हिस्सा है, और ये है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। इसको बेटा एनसीईआरटी में मैंने और अच्छी तरीके से डिटेल किया हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ एनसीईआरटी में जाके एक बार इसको जरूर देखें। प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन को प्रोटेक्शन कैसे मिलती है और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन कैसे मिलती है, तो ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है, देखो, प्रोटेक्टेड बाय द फ्लूइड फिल्ड बलून, सच बलून विच एक्ट शॉक अब्जॉर्ब एंड इज इनक्लोज्ड इन अ क्रेमियम, स्कल और ब्रेन बॉक्स। मतलब आपने स्कल देखा होगा ना, जिसे हम स्कल बोलते हैं, खोपड़ी, है ना, वो कैसी होती है, देखो वो बहुत हार्ड होती है, ये फ्लूइड फिल्ड होती है, बलून लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है ना। ये शॉक अब्जॉर्बर भी करता है, इस पर कोई डंडा वंडा मारे तो जल्दी फूटता नहीं है ये, है ना। अगर फूट जाएगा तो बेटा फिर आपका ब्रेन तो वहीं पे काम कर देगा। कोई जोर से डंडा मारता है, सर फूट जाता है तो बोलते हैं पागल हो गया, याददाश्त हो गई, ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी सर पे। फिर इसको ये क्या करता है, आपके ब्रेन को बचा के रखता है। कौन बचा के रखता है, स्कल, ये आपको ध्यान में रखना है। अब स्पाइनल कॉर्ड इज एनक्लोज्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। ये क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम, तो क्या कहती है, ये बैंड हो जाती है इजीली, है ना। इससे क्या होता है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड रहती है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज। अब कोऑर्डिनेशन देखेंगे किसके बीच में, नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू के। आपके जो भी सेंस ऑर्गन होते हैं, आप टच होता है आपकी बॉडी में, वो सेंसरी नर्व्स कहाँ पे जाती है, सीएनएस में, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। वो क्या करती है, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करती है, प्रोसेस करती है और डिसीजन लेती हैं, उसके बाद रिस्पॉन्ड करने के लिए एक्शन जनरेट करती हैं। फिर वो आपका जो सेंसरी ऑर्गन से सीएनएस में मैसेज आया, फिर उसके बाद ये मोटर नर्व्स काम करना स्टार्ट कर देती है, जो कि आपके मसल्स में देखने को मिलती है। और फिर वहाँ पे क्या होता है, ये क्या करते हैं, रीअरेंज
रीअरेंजमेंट ऑफ मसल्स प्रोटीन। अब ये क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं किसका, मसल्स के प्रोटीन का। फिर उसके बाद उसको क्या कर देते हैं, मसल शॉर्टन हो जाती है आपकी और तुरंत रिस्पॉन्स हो जाता है। दिखते हो नहीं, आप टच करते हो तुरंत सिकुड़ जाते हो। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही होती है, तो आप देख सकते हो। बाकी सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स को तो और डिटेल से मैंने एनसीईआरटी में बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है। यहाँ पे ये शॉर्ट नोट है बेटा, अगर आपने पढ़ लिया है सब कुछ तो आप ये चीज़ें आसानी से समझ सकते हो। अब हम आ जाते हैं अपने लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन नर्व और नर्वस सिस्टम। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस विल रीच ओनली दो सेल दोज आर कनेक्टेड बाय द नर्वस टिश्यूज। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस किसके साथ, देखो, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस विल रीच ओनली टू दोज आर कनेक्टेड विद नर्वस टिश्यू। वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस वहीं पे पहुंचेंगे ना जहाँ पे, ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे नर्वस टिश्यू आपको देखने को मिलेंगे। अदरवाइज हर जगह थोड़ी ना पहुंच जाएंगे। जैसे आपके नाखून वगैरह में कोई वो नहीं होते, क्या बोलते हैं, नर्वस टिश्यू, तो वो कैरेटिन के बने होते हैं, तो उसमें आप काट लो आपको बॉडी में दर्द नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। आफ्टर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस द सेल टेक्स सम टाइम टू reset its mechanism before transmitting another impulses, so called the continuously creating the transmission तो cannot continuously transmit the impulses। अब तुरंत तुरंत आपको कोई बार बार टच करता जाए, वो पूरी बॉडी में कोई यहाँ से टच करे वहाँ से टच करे, तो आपको थोड़ा क्या होता है, टाइम लग जाता है समझने में कहाँ कहाँ से टच हुआ। तो फिर ये इस चीज़ की प्रॉब्लम होती है कि हम सभी टच को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। बस यही है, ये एक यूनिडायरेक्शनल है ना, बस यही आपको यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और फिर उसके बाद प्लांट डू नॉट हैव एनी नर्वस सिस्टम, और प्लांट में कोई नर्वस सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलता है। अब हम आ जाते हैं एक केमिकल कम्युनिकेशन भी समझने की कोशिश करते हैं। केमिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन। अब केमिकल कम्युनिकेशन क्या करता है, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन को ओवरकम करता है। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स होती है इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में, वो केमिकल कम्युनिकेशन क्या कर देता है, उसे पूरी कर देता है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, मूवमेंट इन प्लांट। अभी अच्छी तरीके से हमने डिस्कस कर लिया नर्वस सिस्टम के बारे में, ह्यूमन सिस्टम में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। बेसिकली ये जो मूवमेंट होती है जो प्लांट की, वो कैसे होती है, इंडिपेंडेंट ग्रोथ होती है, इंडिपेंडेंट ग्रोथ ऑफ द प्लांट होती है, और डिपेंडेंट ग्रोथ ऑफ द प्लांट होती है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं इंडिपेंडेंट ग्रोथ ऑफ द प्लांट होता क्या है। ये इमीडिएट रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई, जैसे जो टच होता है ना तुरंत उसका रिस्पॉन्स होता है। तो वो सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। प्लांट भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल मीन्स ऑफ कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेल टू सेल। मतलब प्लांट भी जैसे ह्यूमन कम्युनिकेट करता है ना इलेक्ट्रिकल और केमिकल सेल के थ्रू, वैसे ही प्लांट भी क्या करता है, उसी तरीके से कन्वे करता है अपने इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। अब फॉर अ मूवमेंट टू हैपन, सेल चेंजेस देयर शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। अब जैसे उनके अंदर जितना अमाउंट में वाटर डालोगे ना, उस अमाउंट में वो भी अपनी मूवमेंट को क्या करता है, चेंज करता है, रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग ऑफ द सेल। अब उससे क्या होता है, सेल जो प्लांट के सेल होते हैं ना, वो श्रिंकिंग होते हैं या स्वेलिंग होते हैं, उस पर ही डिपेंड करती है क्या, ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो ड्रॉपिंग ऑफ लीव टच मी नॉट, प्लांट नॉट टच इट। मतलब एक प्लांट है जिसको हम बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट। वो प्लांट क्या करता है, देखो, अगर आप मान लो प्लांट को छूओगे ना, तो प्लांट की पत्तियां जो होती है ना वो सिकुड़ जाती है, जिसे हम छुई मुई हिंदी में बोलते हैं, अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। तो टच मी नॉट प्लांट का क्या असर होता है आपको पता होना चाहिए। वो टच करने के बाद तुरंत उसकी पत्तियां क्या हो जाती है, आपस में सिकुड़ जाती है, तो उसे हम बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट। अब एक होता है डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, दोज मूवमेंट आर ट्रॉपिक मूवमेंट। इट मीन्स दैट डायरेक्शन मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट करोगे उसी डायरेक्शन में वो क्या करेगा, एक्शन भी करेगा। जैसे टेंड्रिल्स के बारे में हम जानते हैं। तो अब ये डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ है, इसके बारे में हम अच्छी तरीके से जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे टेंड्रिल्स क्या होता है, द पार्ट ऑफ टेंड्रिल्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ग्रोज मोर रैपिडली एज कम्पेयर टू द पार्ट ऑफ नियर द ऑब्जेक्ट। मतलब टेंड्रिल्स क्या होती हैं, कोई ऑब्जेक्ट उनके पास रखा हो तो वो ग्रोथ इतनी जल्दी नहीं कर पाती, लेकिन हाँ वो दूर होगा ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, वो तेज़ी से ग्रोथ कर जाती है। दिस कॉजेज द सर्कुलेटिंग ऑफ टेंड्रिल
अराउंड द ऑब्जेक्ट। तो इसकी वजह से ऑब्जेक्ट नज़दीक होगा उस पर डिपेंड होगा टेंड्रिल की ग्रोथ, और दूर होगा उस पर भी डिपेंड होगी किसकी, टेंड्रिल की ग्रोथ। अब फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है? फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है? जब सन की लाइट जिस डायरेक्शन में पड़ती है ना, उसी डायरेक्शन में क्या होता है, प्लांट का मूवमेंट भी होता है। तो मूवमेंट टूवर्ड द लाइट। जियोट्रॉपिज्म, मूवमेंट टूवर्ड्स अवे फ्रॉम द ग्रेविटी। मतलब ये या तो जियोट्रॉपिज्म की वजह से ग्रेविटी की तरफ प्लांट का मूवमेंट होगा, अगर ग्रेविटी कम होगी तो वहाँ पे क्या होगा, प्लांट से दूर होगा। तो इस हिसाब से भी आपकी प्लांट की ग्रोथ होती है। केमोट्रपिज्म, ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब टूवर्ड द ओव्यूल्स। अब इस तरीके से भी आपकी ग्रोथ देखने को मिलती है। हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब क्या होता है, मूवमेंट टूवर्ड द वाटर की तरफ मूवमेंट होगा प्लांट का, उस तरीके से इसकी ग्रोथ होती है। तो ये अलग अलग ग्रोथ के सिस्टम दिखा रखे हैं, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। जैसे ह्यूमन में भी कुछ हार्मोन्स देखे थे हमने, वैसे प्लांट में भी कुछ हार्मोन्स देखने को मिलते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आर द केमिकल कंपाउंड विच हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट। ये जैसे प्लांट में है, हमारे ह्यूमन बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, वैसे ही प्लांट में भी क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, जो कि क्या केमिकल कंपाउंड है, जो कि कंपाउंड विच कोऑर्डिनेट, क्या ये कोऑर्डिनेट करता है ग्रोथ में और फिर डेवलपमेंट में एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट में। इस तरीके से ये ग्रोथ करता है। अब मेन प्लांट हार्मोन्स के कुछ प्लांट्स के कुछ हार्मोन्स होते हैं, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। जैसे ऑक्सिन हार्मोन है। ऑक्सिन हार्मोन का काम क्या आता है? ये सिंथेसाइज एट शूट टिप्स। ये कहाँ पे बनता है? आपको देखोगे शूट टिप्स, जो प्लांट के ऊपरी वाले हिस्से होते हैं ना, उसे हम बोलते हैं शूट, वहाँ पे ये सिंथेसाइज होता है। और फिर हेल्प इन द सेल ग्रोथ लॉन्गर, मतलब सेल की ग्रोथ लंबे समय तक चले उसके लिए हेल्प करता है। फिर इन्वॉल्व द फोटोट्रॉपिज्म, मतलब लाइट्स की तरफ इसका बैंड ज़्यादा होता है, लाइट को एब्जॉर्ब करने में ये हेल्प करता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। गिबरलिन क्या होता है? ये स्टेम जो होती है ना प्लांट का तना, उसको ग्रोथ करने में क्या करता है, हेल्प करता है। और एक होता है साइटोकिनिन क्या करता है? सेल डिवीज़न, जितने ज़्यादा सेल डिवीज़न होंगे, टूटेंगे, बनेंगे, उतना ही ज़्यादा प्लांट की ग्रोथ क्या होगी, अच्छी होगी। प्रेजेंट इन द ग्रेटर कंसंट्रेशन इन अ फ्रूट एंड सीड्स, और सीड्स में ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्या, साइटोकिनिन। अब हम आ जाते हैं एक एब्सिसिक एसिड इनहिबिट द ग्रोथ। ये ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है, और कॉज विल्टिंग ऑफ लीव्स। और स्ट्रेस हार्मोन्स, ये स्ट्रेस भी क्या करता है, ये कम करता है। ये आपको सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी है, ये सिंपल हार्मोन्स है। अब हार्मोन्स इन एनिमल्स में भी कुछ हार्मोन्स होते हैं, उनको भी हम जान लेते हैं। जैसे हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो देयर ग्रोथ, मतलब जो एक्टिविटी लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं और उनकी ग्रोथ के लिए भी हार्मोन क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कुछ ग्रोथ हार्मोन्स के नाम दिए हैं इन्होंने। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं बेटा? ये ग्लैंड जो सिक्रीट देयर प्रोडक्ट इनटू द ब्लड, ये ब्लड में अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। जैसे कुछ ग्लैंड इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो कि आपको थायराइड गले के पास देखने को मिलता है। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ये थायरोक्सिन हार्मोन्स रिलीज करता है। और ये इसकी लोकेशन जैसे कि मैंने बताया, नेक, थ्रोट रीजन में, गले के पास आपको देखने को मिलेगा। इसका फंक्शन क्या होता है बेटा? ये रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना, उसको रेगुलेट करता है, और फैट और प्रोटीन को भी रेगुलेट करता है। और दूसरा हार्मोन होता है हमारी बॉडी में जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? मिड ब्रेन में होता है। और ये एक ग्रोथ हार्मोन है। तो ये क्या करता है? रेगुलेट द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, है ना। ये हमारी ग्रोथ को और डेवलपमेंट को क्या करता है? रेगुलेट करता है। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। और एक होता है एड्रिनल ग्लैंड। ये कहाँ पे देखने को मिलता है आपको? अबाव द किडनी के ऊपर देखने को मिलेगा। कौन सा हार्मोन्स रिलीज करता है? ये एड्रीनालाइन ग्लैंड रिलीज करता है। अब ये क्या करता है हमारी बॉडी में? ये रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को, हार्ट बीट्स को, कार्बोहाइड्रेट मोटाबॉलिज्म ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशन। उस समय में ये एड्रिनल ग्लैंड आपका काम करता है, एक्टिवेट हो जाता है। एक होता है इंसुलिन कहाँ पर रिलीज होता है बेटा? पेनक्रियाज, ये स्टमक के नीचे आपको देखने को मिलता है।
जैसे कि मैंने पेनक्रियाज में बताया था पेनक्रियाटिक जूस, वैसे ये होता है एक इंसुलिन भी ये क्या करता है, रिलीज करता है, जो कि क्या करता है, रिड्यूस द रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। अब ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, ये मेंटेन करके रखता है, मतलब कम करता है ना। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाएगा तो आपको शुगर हो जाती है, और इंसुलिन अगर काम ना करे तो फिर अगर पेनक्रियास आपका इंसुलिन रिलीज़ नहीं करेगा तो बेटा आपको शुगर हो सकता है। तो दूसरा है आपका टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस जो कि मेल में देखा जाता है, ये जेनिटल लोबल एब्डोमल एरिया में, जहाँ आपके मेन पार्ट्स में देखने को मिलता है, जो आपका सेक्सुअल पार्ट्स होता है ना, वहाँ पे ये देखने को मिलेगा। तो ये क्या करता है, चेंज एसोसिएटेड विद पबेट्री सेक्सुअल मेच्योरिटी, ये आपके अंदर जो सेक्सुअल मेच्योरिटी आती है ना, पबेट्री वगैरह, उसमें आपकी हेल्प करता है। अब एस्ट्रोजन इन ओवेरी, एस्ट्रोजन आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, ओवेरी, जो कि फीमेल के पार्ट्स में फीमेल के मेन पार्ट्स में आपको मतलब सेक्सुअल पार्ट्स में भी देखने को मिलता है। तो यही दोनों चीज़ें यहाँ पे भी देखने को मिलती है, इसकी लोकेशन भी यही होती है और यही काम होता है। अब रिलीजिंग हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस, आपका हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होता है बेटा, हाइपोथैलेमस में से ही रिलीज होता है मैक्सिमम। तो ये होता है मिड ब्रेन, तो स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द हार्मोन। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली, डिफरेंट टाइप के हार्मोन, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड आपको देखने को मिले, है ना। ये आपकी टेस्टिस होती है, और ये ओवेरी होती है, एड्रिनल हाइव होती है, पेनक्रियाज होता है आपका। ये सारी चीज़ें मेल और फीमेल में सब कुछ सेम ही लगभग है ना, खाली एक दो नाम, जैसे ये टेस्टिस बोलते हैं, इसे बोल देते हैं हम ओवेरी, और थायराइड ग्लैंड, ये भी थायराइड है। मेल फीमेल दोनों का यहाँ पे इन्होंने अच्छी तरीके से दिखाया हुआ है, तो सब कुछ सेम है। अब आयोडाइज्ड सॉल्ट इज़ नेसेसरी। अब हम बोलते हैं आयोडीन का नमक ही खाएं, क्यों खाएं भाई, उससे क्या फ़ायदा होता है। तो आयोडीन मिनरल इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। तो आपकी बॉडी में जो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है ना, वो किसकी वजह से होता है, अगर बॉडी में हार्मोन ना हो तो थायरोक्सिन हार्मोन आपके रिलीज़ नहीं होंगे, जो कि कहाँ से रिलीज़ होते हैं, थायरोक्सिन ग्लैंड से। तो थायरोक्सिन क्या करता है, आपके रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, इन सबको क्या करता है, रेगुलेट करता है, मतलब मेंटेन करके रखता है। सो वी मस्ट कंज्यूम आयोडाइज सोल्ट, तो हमें क्या करना पड़ता है, आयोडाइज सोल्ट कंज्यूम करना पड़ता है। तो विच इज़ नेसेसरी फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। इट इज़ एफिशिएंसी कॉजेज अ डिसीज कॉल्ड गोइटर। इसको हम क्या बोल सकते हैं, गोइटर, जिसकी अगर थायरोक्सिन ग्लैंड आपके थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं करेगा, तो बेटा आपको गोइटर हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो समुद्र के किनारे में जो एरिया में लोग रहते हैं ना, वहाँ पे गोइटर होने की चांसेस कम होते हैं, क्यों, क्योंकि वो अच्छे खासे आयोडीन ले रहे होते हैं। तो डायबिटीज़ क्या होती है, डायबिटीज़ मैंने बताया आपको, डिसीज़ इन अ ब्लड शुगर लेवल क्या होता है, आपका इंक्रीज़ हो जाता है। जब ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो आपको क्या हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है। अब इसका कारण क्या है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन secreted by pancreas that is responsible to control the blood sugar level। अब यही अगर आपका मैंने बताया ना, पेनक्रियास अगर आपका इंसुलिन रिलीज़ नहीं करेगा और डेफिशिएंसी हो जाएगी इंसुलिन की, तो आपका ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और आपको शुगर हो जाएगा, डायबिटीज़ आपको हो सकती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, सिंपल, आपको क्या करो, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। अब जैसे फीडबैक मैकेनिज्म, द एक्सेस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। मतलब देखो, एक्सेस हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, कम हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस में रखना पड़ता है। फीडबैक मैकेनिज्म मेक श्योर दैट द हार्मोन शुड बी सीक्रेटेड इन अ प्रिसाइज क्वांटिटी एंड एट राइट टाइम, मतलब एकदम परफेक्ट क्वांटिटी में और सही समय पे ये रिलीज हों आपके हार्मोन। फीडबैक मैकेनिज्म, ये सारा काम कौन कर रहा होता है, फीडबैक मैकेनिज्म ही कर रहा होता है। तो फीडबैक मैकेनिज्म टू कंट्रोल द शुगर लेवल इन अ ब्लड एज फॉलोज। कैसे, शुगर लेवल अगर राइज होगा तो आपका क्या होगा, डिटेक्टेड बाय द सेल, पेनक्रियाज के सेल उसको क्या कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे, फिर वो इंसुलिन को सिंथेसाइज करेंगे, फिर इंसुलिन में क्या सेंड कर देंगे, नहीं, ब्लड में क्या सेंड कर देंगे, आपके इंसुलिन सेंड हो जाएगी, तो आपकी ब्लड सिक्रेटिंग मोर इंसुलिन स्टॉप हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, आपको शुगर लेवल
कम हो जाएगा। तो इस हिसाब से फीडबैक मैकेनिज्म आपका काम करता है। तो सिंपल, आप ज़्यादा इसमें टफ है नहीं, एनसीईआरटी में मैंने ऑलरेडी अच्छी तरीके से चीज़ें समझा रखी है। तो अब हम आ जाते हैं सेंटर फॉर हंगर सिचुएटेड इन, सेंटर फॉर हंगर, हंगर के लिए कौन सी सिचुएशन पे है मैंने बताओ, आप ये बताओ, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, ये मैंने अच्छी तरीके से बताया हुआ है। अब विच इज़ द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी कौन सा है बेटा? तो आप ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों में से आप चलो आप बताओ कौन सा होगा। डैश ए एंड बी, कौन कौन से आपको गिवन बॉक्स में आपको नर्वस इंफॉर्मेशन, तो डेंड्राइट से आपका इन्फॉर्मेशन कहाँ बच जाता है? सेल बॉडी से कहाँ पे जाता है बेटा? बताओ 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 बताओ। एंड पॉइंट क्या होता है? नर्व एंडिंग होता है। चलो वेरी गुड। अब ड्यूरिंग, फिल इन द ब्लैंक, ड्यूरिंग डैश रिस्पॉन्ड जनरेट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, कौन टच, कोई भी रिस्पॉन्स होता है, स्टिमुलाई है ना, कोई सा भी टच होता है, ड्यूरिंग कौन किस चीज़ पे आपका तुरंत रिस्पॉन्स जनरेट होता है? तो टच से ही होता है ना। गोइटर इज कोज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, अभी मैंने बताया आपको। क्रेनियल नर्वस सिस्टम, क्रेनियल नर्वस राइजेस फ्रॉम, ये तो मैंने अभी अच्छी तरीके से समझाया बेटा, ये आपको बताना है। स्ट्रेस हार्मोन इन अ प्लांट इज डैश एंड डैश, दो अभी टाइप के मैंने स्ट्रेस हार्मोन बताए थे प्लांट में, तो आपको बताना है बेटा। मतलब स्ट्रेस हार्मोन प्लांट में और एनिमल में दोनों में बताए हुए हैं, तो आपको वो बताना है। क्लासीफाई द फॉलो एक्शन, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन, ये मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया। वॉलेंट्री एक्शन क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होते हैं, और रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रेस्पिरेशरी क्या होता है, ये इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। वो वॉकिंग आपका वॉलेंट्री एक्शन है, स्पीकिंग आपका वॉलेंट्री एक्शन है, ब्लिंकिंग ऑफ आइस ये इनवॉलेंट्री एक्शन है, वॉमिटिंग, हार्ट बीट, ये सब क्या है आपकी इनवॉलेंट्री एक्शन। विदाउट हार्ट टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली है। इन न्यूरॉन के बारे में मैंने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, इसके बारे में तो कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको तुरंत जवाब देना चाहिए बेटा। अब ऑक्सिन का काम क्या होता है, कहाँ पे वो शूट टिप पे बनता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दी है। अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट है तो बेटा कमेंट सेक्शन में आप मेरे से कमेंट करके बोल सकते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं इसकी सभी क्वेश्चन एंड आंसर पे एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मेरे को कमेंट करके बोलें, तो मैं इस पर बनाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।